हिंदुत्व के फेर में फंसा सर्वमान्य सेनापति, अपने ही महारथी पहुंचा रहे क्षति। मोदी रथ को रोकने में किसकी मति, आखिर क्या होगी इस अभिमन्यु की गति। जी हां, द्वापर युग में जब महाभारत हो रहा था तो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी और उस चक्रव्यूह में फंस गए थे अभिमन्यु। लेकिन आज सियासत के महाभारत में अभिमन्यु बने हैं पीएम नरेंद्र मोदी, जो फंसे हैं खुद के ही पार्टी के हिंदू ब्रिगेडी नेताओं के चक्रव्यूह में। तो क्या चक्रव्यूह के इस व्यू में पटरी से उतर जाएगी पीएम मोदी की गाड़ी, या बात कुछ और है जिसका राज कुछ और है। हिंदुत्व के फेर में फंसा सर्वमान्य सेनापति, अपने ही महारथी पहुंचा रहे क्षति। मोदी रथ को रोकने में किसकी मति, आखिर क्या होगी इस अभिमन्यु की गति। दरअसल एक और पीएम मोदी जहां विकास का एजेंडा चला रहे हैं, तो वहीं उनकी पार्टी में ही हिंदू ब्रिगेड के नेता उनके एजेंडे से अलग दौड़ रहे हैं, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर। अब इस दौड़ धूप में सवाल यह है कि क्या इस चक्रव्यूह में मोदी खुद से उलझे हैं या वाकई में उन्हें उलझाया जा रहा है। क्या सोचा था और क्या हो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नरेंद्र मोदी ने खुद को विकास पुरुष के तौर पर पेश किया था, लेकिन विकास के नाम पर चली गाड़ी अब सिर्फ हिंदुत्व वाले मुद्दे पर हिचकोले खा रही। घर वापसी का कार्यक्रम है, धर्मांतरण नहीं, और इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। नाथूराम गौडसे भी एक राष्ट्रभक्त था। ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी। एक के बाद एक बीजेपी नेता ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं कि बवाल ही मच जाता है। फिर मोदी या तो माफी मांगते हैं या मौन हो जाते हैं अपने नेताओं की नादानी पर। यह सत्य है कि सत्ता महाभारत बन गई है पीएम मोदी के लिए। अभिमन्यु तो मोहन भागवत घोषित कर ही चुके हैं नरेंद्र मोदी को। महाभारत में कौरवों ने अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह रचा था, यहाँ तो अपनों के ही चक्रव्यूह में फंसा है बीजेपी का ये अभिमन्यु। साध्वी निरंजना से लेकर साक्षी महाराज तक और आदित्यनाथ से लेकर अलीगढ़ वाले सतीश गौतम तक, मोदी के विकास वाले एजेंडे को ये हिंदू ब्रिगेड के सभी नेता या तो जानते नहीं या जानते हुए भी मानते नहीं। चलिए पहले साध्वी जी से शुरू करते हैं। गांव की गलियों से आई साध्वी निरंजना ज्योति ने दिल्ली की चकाचौंध में ज्योति जला देती है। फैसला करना याद रखिएगा, ये आपको तय करना है कि दिल्ली में राम यादव की सरकार बनेगी या हराम यादव की सरकार बनेगी, आपको स्वयं फैसला करना। लेकिन ज्योति की इस जलन से भरे सदन में माफी मांगनी पड़ी पीएम मोदी को। मोदी जी मंत्रियों और नेताओं को नसीहत दे चुके हैं कि देश के नाम संबोधन देना बंद करो, लेकिन इन माननीयों का दिल है कि मानता ही नहीं। योगी जी तो कभी भी योग लगा देते हैं। घर वापसी का कार्यक्रम है, धर्मांतरण नहीं, और इस प्रकार के कार्यक्रम को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। राष्ट्रीयता की मजबूती के लिए यह अत्यंत आवश्यक भी है, और वैसे भी हम लोग धर्मांतरण के बिल्कुल विरुद्ध हैं। मेरा कार्यक्रम है, आयोजकों ने कार्यक्रम तय किया तो मैं जाऊंगा। सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के आगे बढ़ने वाली सरकार। मोदी जी नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए धन भी देते हैं मुस्लिमों की खातिर, लेकिन साक्षी जी सब गुड़ गोबर कर देते हैं। लो अब तो गोडसे भी देशभक्त हो गया। नाथूराम गौडसे भी एक राष्ट्रभक्त था और महात्मा गांधी जी ने भी राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया। तो लोगों का अपने तरीके से सोचने का तरीका है। किरकिरी करा दी सरकार की, वो बात अलग है कि बाद में बोली बदल ली महाराज ने, लेकिन सियासत का यह सूत्र आज तक समझ में आया नहीं कि जब पलटना ही होता है तो पहले बोलते क्यों हैं। दुश्वारियों का दौर जारी है मोदी जी के लिए। इधर यूपी के राज्यपाल भी मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं राजनीति का, और उधर बाबा रामदेव ने भी दहाड़ने की बात कर रहे हैं। कटिहार से लेकर कठेरिया और लक्ष्मीकांत वाजपेयी तक किरदार तो और भी बहुत है। बहरहाल महाभारत का अभिमन्यु तो चक्रव्यूह के 7वें द्वार में फंसा था। 6 महीने पुरानी मोदी सरकार के लिए तो यह सत्ता का पहला ही द्वार है, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ। अभी इसलिए सवाल यही कि क्या मोदी को क्षति पहुंचा रहे अपने ही महारथी, और अगर ऐसा ही रहा तो क्या होगा बीजेपी के इस अभिमन्यु की गति। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली,
समाचार प्लस। जी हां, तो मोदी विकास का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, लेकिन उनके महारथी अलग ही एजेंडा लेकर चल रहे हैं। लव जिहाद से लेकर धन परिवर्तन तक सरकार की खूब फजीहत हुई, बावजूद इसके इन सभी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये मोदी को घेरने की रणनीति है या मोदी की ही कोई रणनीति है, क्योंकि ना तो इतने नादान है मोदी के महारथी और ना ही नादान है मोदी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव प्रताप शुक्ला जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ हैं, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आसिम वकार हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वकार साहब, ये चल क्या रहा है? जुमा सरकार को 6 महीने हुए नहीं है कि मोदी के जो महारथी हैं, लव जिहाद से लेकर धन परिवर्तन तक तमाम ऐसे बयान, तमाम ऐसे कार्यक्रम सामने आए हैं जिससे सरकार की खूब फजीहत हुई है। सवाल यह है कि क्या ये मोदी की रणनीति है, मोदी को घेरने की रणनीति? देखिए गायत्री जी, भारतीय जनता पार्टी में सभी नेता या सभी कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं जी, ये बात सब जानते हैं। लेकिन अभी आपने देखा होगा हरियाणा में खट्टर और महाराष्ट्र में फडणवीस जी, ये दोनों आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, आरएसएस के लोग हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया। सवाल आज बहुत अच्छा उठाया आपने जी। सच्चाई ये है अमिताभ जी की जब कश्मीर और झारखंड में ये विकास का चेहरा दिखाते हैं तो उत्तर प्रदेश में ये इस तरह की सांप्रदायिकता की बात करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं। दरअसल मसला सिर्फ ये है कि मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जो मेरी समझ में आया है वो तरीका ये है कि ये खुद हिंदुओं के हिमायती नहीं है, ना ये दिखाना चाहते हैं कि ये हिंदू के हिमायती हैं। ये अपने लोगों से कुछ ऐसी साजिशें करवा रहे हैं, इस तरह के काम करवा रहे हैं कि जिससे ये दूसरी जो पार्टियां हैं उन पर ये आरोप लगा दे और अपने आप आरोप लग जाए कि जो बाकी पार्टियां वो हिंदू विरोधी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, और इसका ये फायदा उठाना चाह रहे हैं। दूसरे राउंड में आएंगे। अमरनाथ अग्रवाल जी, मेरा सवाल है, क्या ये परिवार के भीतर से मोदी को घेरने की कोशिश है या इस पूरी रणनीति में मोदी की ही मौन सहमति है? पूरी तरह से मोदी जी की मौन सहमति है इसमें, क्योंकि मोदी इतने पावरफुल है। उन्होंने कहा अडवाणी जी आउट तो अडवाणी जी आउट, अमित शाह इन तो अमित शाह इन। इस पार्टी में आज उनका वो वर्चस्व है, लेकिन ये पार्लियामेंट नहीं चलने देना चाहते। स्वयं जो वायदे किए थे उससे बचना चाहते हैं, पार्लियामेंट को फेस नहीं करना चाहते। इसलिए सांसदों द्वारा, दुर्भाग्य है कि अपनी सांसदों द्वारा, चाहे साक्षी महाराज हो, चाहे साध्वी हो, चाहे योगी जी हो, इन सांसदों द्वारा ये बयानबाजी कराई जा रही है, जिसके चलते आपको भी यहाँ बहस में बैठना पड़ता है, हमको भी बहस में बैठना पड़ता है। संसद भी नहीं चल पाती है। संसद में जब लोग इनके बयानों के खिलाफ बोलते हैं तो कई दिन लग जाते हैं उसका खेद प्रकट करने में भी। तो ये आरोप उल्टा लगाते हैं अपोजिशन के ऊपर कि आप संसद नहीं चलने। अग्रवाल साहब, आपका कहना यह है कि इसमें मोदी की सहमति शामिल है, ये कह रहे हैं ना? 100%। ठीक। शुक्ला जी, यही सवाल जो मैंने अग्रवाल साहब से पूछा, ये परिवार के भीतर से मोदी को बांधने की कोशिश है या मोदी की कोई अपनी रणनीति है कि लिटमस टेस्ट करते रहो हिंदुस्तान के लोगों का, मुद्दे उछाल के देखते रहो कौन सा क्लिक करेगा? जी शिव प्रताप जी, देखिए, अमिताभ जी, परिवार के भीतर से मोदी जी को बांधने की कोई साजिश नहीं है जी। मुझे लगता है गायत्री जी सुन लीजिए जी, मुझे न तो मोदी जी की रणनीति है। कुछ लोग अपने हमारे सांसद भी हैं, वो जबरन दिखाने के लिए अगर इस प्रकार का वो कर जाते हैं तो उस स्थिति में सफाई सभी को देनी पड़ती है। मैं छोटा हूं जी, लेकिन उसके बावजूद भी यह कहने में हिचकूंगा नहीं कि इस प्रकार के बयानों से निश्चित रूप से बचना चाहिए। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि ये अनायास हो रहा है। अब अग्रवाल जी, नहीं, अभी नहीं, अब अग्रवाल साहब बहस प्रॉपरली कंडक्ट करने दीजिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब जैसे संसद में सपा बसपा में लड़ाई हो जाती है या एआईडीएमके डीएमके में हो जाती है, सुनाई न दे कौन क्या कह रहा, वैसा सीन मत करिए। शिव प्रताप जी जी, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के बयानों से बचना चाहिए। आपका मोदी जी ने जो विकास का रथ चलाया है जी, सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को उस विकास के रथ को
खींचते हुए पूरे भारत के विकास में अपना अपना योगदान। शिव प्रताप जी, मैं आपकी बात से समझ पाया, उसको अगर वन लाइनर दूं, एक लाइन में कहूं, तो शायद आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ लोग अति उत्साह में ऐसे बयान दे जा रहे हैं, उनसे बचना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक, मैं थोड़ी बहस को पीछे ले जाऊं, नहीं तो बहस समझ नहीं आएगी कि मुद्दा अमिताभ जी ने क्यों रख लिया। लोग कहेंगे अमिताभ जी भी अपने मन से चाहे जो ले आते विषय, कल ही चर्चा होगी उत्तर प्रदेश में। मैं पीछे जाऊं कि ये बहस क्यों लाया। अग्रवाल साहब के लिए उपयोगी होगी, असीम वकार के लिए उपयोगी होगी, शिव प्रताप जी को थोड़ी थोड़ी जानकारी है, होगी, इसकी पूरी नहीं होगी लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी, क्योंकि वो घटनाएं ज्यादा दिल्ली में घटी। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाली पहली सरकार जब हिंदुस्तान में आई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। मुझे यह अवसर मिला कि वाजपेयी जी से एक पत्रकार के नाते मेरा लंबा एसोसिएशन रहा, तो मुझे उनका दुख सुख समझने का अवसर प्रधानमंत्री काल में भी मिलता रहा जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे। अब मसला कुछ यूं हुआ कि अब रहे नहीं परमहंस रामचंद्र दास, उनको लोगों ने, अच्छा वो तो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, अवघड़ थे बाबा, उनको लोगों ने वाजपेयी जी के रहते हुए आमरण अनशन में बैठा दिया, असीम वकार। अब वाजपेयी जी परेशान, अब बाबा तो बाबा अड़ गया, बोला ना, बोले क्या चाहते हो बाबा, बोले प्रधानमंत्री आए और शिलान्यास करें यहां अयोध्या में। ऐसा तो संभव नहीं, जिसने संविधान की शपथ ली वो कैसे जाके शिलान्यास कर देगा भाई, मामला डिस्प्यूटेड है। बाबा बोले मैं प्राण त्याग दूंगा। अब पूरा संघ परिवार एक तरफ, वाजपेयी जी से मैं मिला, वाजपेयी जी बहुत शुद्ध, और उन्होंने कहा ये मुझे बांधने की कोशिश है। शिव प्रताप जी आज रहस्योद्घाटन कर रहा हूं, और एक नेता है शिव प्रताप जी के उत्तर प्रदेश के, जिनको लोग बजरंगी बोलते थे उस समय, अब तो नहीं बोलते, तब बोलते थे। वो सदन में वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री बैठा, छोटा मोटा प्रधानमंत्री नहीं, देवीगौड़ा और गुजराल जैसा, वाजपेयी जैसा प्रधानमंत्री सदन में बैठा। वो आसंदी के पास आके धरने पर बैठ गए अपनी सरकार के खिलाफ। वाजपेयी जी का चेहरा फक हो गया कि क्या तरीका भाई, आपने हमको दूल्हा भी बनाया, फिर घोड़ी की पूंछ में पटाखा भी लगा रहे हो, अजब तमाशा है। ये घटनाएं मैंने देखी। और एक घटना बता दूं, जिस सरकार में मंत्री थे शिव प्रताप जी, उस सरकार की कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे। बस बकार साहब आपके काम आएंगे, आप बहुत चैनलों में बैठते हो, है ना, कभी टाइम्स नाउ वाम से ऐसे उदाहरण दीजिएगा तो जय हो जाएगी। कल्याण सिंह चीफ मिनिस्टर थे, एक मीटिंग हुई गुप्त, शिव प्रताप जी, तब गुप्त मीटिंगों का बड़ा चलन था, परिवार की मीटिंग उनको बोलते थे। तो उस गुप्त मीटिंग में उस समय के एक तेज तर्रार हिंदू युवा हृदय सम्राट ने कहा कल्याण सिंह जैसे नेता से, जबकि कल्याण सिंह जी का करिश्मा उस वक्त बहुत बड़ा था, उन्होंने कहा कल्याण सिंह जी ऊंची बात मत करिए हमसे, एक ईंट हिला देंगे ना ढांचे की तो सरकार भरभराक जमीन पे आ जाएगी। कल्याण सिंह स्तब्ध, बोले भाई किस ढंग के बेलगाम लोग हैं, कोई सिस्टम ही नहीं मानते ये लोग। इसलिए आज मैं मुद्दा लेके आया हूं, जिस कुर्सी पर मोदी जी बैठे उसी पर वाजपेयी बैठे थे। वाजपेयी जी तहसीलदार थोड़े ना थे, वो भी प्रधानमंत्री थे इस मुल्क के, और उनकी अपनी भी हैसियत बहुत बड़ी थी पार्लियामेंट के भीतर। वो बोलने खड़े होते थे तो मायावती जी भी बैठ जाती थी, मुलायम सिंह जी भी बैठ जाते थे, उतनी बड़ी हैसियत तो थी। जब उनके पलीता लगा दिया भैया, तो क्या ये वो है या मोदी जी की सहमति से पटकथा लिखी गई है? इसलिए आज ये विषय लाया। ये वाजपेयी जी का उदाहरण देना बहुत जरूरी था इस बहस को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए। वकार साहब, मैंने तमाम उदाहरण दिए, मैं बाकी को मान भी लूं, चलो ऊत है बोल दिया, ठीक है ना, उत्तेजना में बोल गए। गवर्नर की शपथ ली है राम नायक जी ने, मेरा उनसे परिचय है, राम नायक जी से अच्छा परिचय, जब वो पेट्रोलियम मिनिस्टर हुआ करते थे, भले आदमी है, लेकिन उन्होंने क्या कहा, राम मंदिर बनाने का काम गवर्नर का तो है नहीं, गवर्नर को तो भेजा नहीं इसलिए राम मंदिर बनाने या मस्जिद बनाने के लिए तो भेजा नहीं। गवर्नर को क्या काम है, संविधान ने क्या काम दिया, उसके पास मंदिर और मस्जिद बनाने का काम तो है नहीं। मस्जिद मंदिर बनाने के लिए पीर फकीर मौलवी संत साधु है ना। क्या मैं मान लूं कि जो बात साक्षी जी बोल रहे हैं वही गवर्नर भी उसी रो में बोल रहे हैं? बघार साहब, अमिताभ जी, जिस तरह आपने अभी गवर्नर साहब का नाम लिया कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा,
कुछ मसलों पे बोलने के लिए मेरी जबान अभी कैद है, तो इस पर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बात क्लियर कर दूं कि जिस तरह आपने ये साबित करने की यहां कोशिश की कि मोदी जी को बांधने की तैयारी हो रही है, मैं आपसे बहुत अदब से पूछ रहा हूं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जी जिसके किसी सांसद की हिम्मत अपना पीए अपनी मर्जी से रखने की ना हो, इवन गृह मंत्री तक अपना पीए अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, क्या उस पार्टी के किसी भी छोटे मोटे नेता या सांसद की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो अपनी मर्जी से कोई बयान दे जाए? ठीक है, आपका दूसरी बात देखिए, मंत्री बनने के बाद साध्वी निरंजन ज्योति ने बयान दिया तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़ा हूं, माफी मांगी गई। लेकिन गिरिराज सिंह ने तो मंत्री बनने से पहले बयान दिया था और माफी भी नहीं मांगी। अच्छी बात है। तो किस बिना के ऊपर गिरिराज सिंह को इन्हीं ने मंत्री बनाया? मैं साफ तौर पे कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति कर रही है कि देखिए, मुसलमान तो इनके साथ है नहीं, ये एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं कि जो बाकी पार्टियां हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, ये इस तरह से शोषे छोड़ रहे हैं कि लोगों को ये लगे कि समाजवादी पार्टी या जो बाकी पार्टियां जो है वो हिंदू विरोधी पार्टियां हैं। आपने बात कही पहले, ये खुद हिंदुओं के साथ नहीं खड़े हैं। ठीक है, अच्छी बात। अमरनाथ जी हमको बुरा करने पे तुले हुए हैं। ठीक, अमरनाथ जी मेरा सवाल आपसे वही कि असीम मकार जी ने कहा क्या कोई सी सांसद की इतनी हैसियत है? राजनीति में कई बार बड़े छोटे छोटे किरदार बड़े ताकतवर लोगों को बदशकल कर देते हैं। एक उदाहरण दे दो अमरनाथ जी की पार्टी से, फिर उनसे बात पूछूंगा। राजीव गांधी प्रचंड बहुमत से आए थे, उतना बहुमत आज तक किसी को मिला नहीं। असीम मकार, हिंदुस्तान के इतिहास में और पता नहीं कभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, इतिहास में दर्ज हो गया वो बहुमत 400 प्लस। सोच नहीं सकते, सपने में सोचने में डर लगे, शरीर सिहर जाए। जितना बहुमत लेके वो आए थे, उनके नाना को इतना बहुमत नहीं मिला था कभी जीवन में, मां को नहीं मिला, जिसने 71 में पाकिस्तान बांट दिया। उस आदमी को मालूम किसने उलझन में डाल दिया था? एक हम लोगों के मित्र हुआ करते थे प्रोफेसर के तिवारी। वो इतना बोले बेलगाम होके बोले कि ज्ञानी जेल सिंह ने राजीव गांधी को बुलवाया, बोला मैं तुमको बर्खास्त कर दूंगा, अगर शाम तक के तिवारी को नहीं हटाया तो तुमको बर्खास्त कर दूंगा, मैं मान लूंगा तुम्हारी शह पे ये बोल रहा है के तिवारी। लौट के आए राष्ट्रपति भवन से राजीव गांधी और तत्काल के तिवारी को बुलाया और बोले भाई इस्तीफा तुम्हारा लेंगे। एक के तिवारी ने नाक में नकेल डाल दी थी। इसलिए कई बार आत्मघाती दस्ता जब बन जाए तो वो किसी से उसके लिए कोई बड़ा नहीं। अमरनाथ जी, एक बड़ा मौजूद सवाल असीम मकार ने उठाया है, बात में दम है, बाकी को मैं मान भी लूं, निरंजना और साक्षी और सबको, राम नायक को, गिरिराज सिंह को मंत्री बनाने की बाध्यता क्या थी जब वो पहले ही ये कह चुके थे कि पाकिस्तान भेज देंगे लोगों को? पैसे का भी हिसाब नहीं दे पाए करोड़ों घर के। नहीं, पैसे की बात अभी छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इतनी बात कर ले कि क्या यह मोदी की पटकथा है? निश्चित है, मैंने तो बहस की शुरू में ही कहा जी। और आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरस्वती की मूर्ति, आगरा धर्मांतरण, अलीगढ़ धर्मांतरण, साक्षी महाराज का बयान, योगी आदित्यनाथ का बयान, ये सब एकदम से क्यों उठे? उसके पीछे एक रणनीति है। और मैं नहीं मानता अभी कि इतनी जल्दी हो गई है कि इनके अनुषंगिक संगठन मोदी जी से नाराज हो गए हैं या मोदी जी को पटकने में लगे हुए हैं। और अध्यक्ष तो उन्हीं के हैं, अमित शाह तो उन्हीं के हैं, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? एक्शन लेते कभी नहीं दिखेंगे। कारण क्या? उनको बचाते दिख रहे हैं, हर बार बचाते। इनके संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू हर एक को बचाते दिखते हैं। किसको बचाते नहीं दिखे कब? वो कोई एक्शन लेने की बात नहीं है। जी, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के सांसद योगी आदित्यनाथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगी जी, कई ऐसे मसले उठे, आपकी तरफ से भी उठे, चाहे लव जिहाद का मसला हो या धर्म परिवर्तन का मसला चल रहा हो, और भी बीच में कई ऐसे मुद्दे उठे। सरकार की खूब फजीहत हुई। सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या मोदी को घर में घेरने की कोशिश की जा रही है आप सभी लोगों की तरफ से, या फिर मोदी की रणनीति पर आप काम कर रहे हैं? योगी जी। हाँ जी।
ये चल क्या रहा है? 6 महीने की सरकार हुई नहीं कि एक से एक बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी या तो माफी मांग लेते हैं, नाराजगी जता देते हैं, या फिर मौन हो जाते हैं। ना तो बयान देने वाले, कार्यक्रम चलाने वाले नादान है, और ना ही प्रधानमंत्री मोदी। तो ये सब है क्या? क्या ये घेरने की एक साजिश हो रही है, उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, या फिर उनकी ही कोई रणनीति है? देखिए, वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए जी, और मुझे लगता है कि सबको स्वीकार करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है और सरकार के कार्य से विपक्षियों के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा। लेकिन योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी तो विकास के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। सुन लीजिए जी, हमने जो मुद्दे दिए हैं वो मुद्दे कोई नए नहीं है जी। हम लोगों ने लव जिहाद की बात की है, ये बहुत पहले से होता रहा है। देश के खिलाफ साजिश है, न्यायपालिका इसके बारे में टिप्पणी कर चुकी है। जी, क्यों नहीं कानून बनाते आप? घर वापसी की बात हम कर रहे हैं, हम धर्मांतरण की बात नहीं कर रहे हैं जी। जिन हिंदुओं को दबाव से या लालच से कभी ईसाई या मुसलमान बनाया गया था, अगर वो स्वेच्छा से वापस आना चाहता है हिंदू धर्म में, क्यों नहीं आप उसको स्वीकार करेंगे? हम उसको स्वीकार करना चाहते हैं। अगर हिंदू समाज में कोई रूढ़िवादिता के कारण उसको स्वीकार्यता नहीं थी, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसको लेंगे। लेकिन पीएम मोदी तो स्वीकार नहीं कर रहे। गृह मंत्री ने कहा कि मुझे इसकी परिभाषा भी नहीं पता, मैंने नहीं सुना। पीएम मोदी धर्म परिवर्तन पर खामोश रहते हैं, वो तो आपके साथ नहीं है मुद्दों पर। मैं कह रहा हूं ना, हम धर्म परिवर्तन पर कानून बनाने के पक्षधर हैं जी। कड़ा कानून बनना चाहिए, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से घर वापसी होना चाहता है तो उसका भी स्वागत किया जाना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मोदी कानून नहीं बनाना चाहते? आप जो मुद्दे उठा रहे हैं उन मुद्दों पर नहीं है सहमति? हमने सरकार तो कही दी है कि हम कानून बनाना चाहते हैं जी। हम तैयार हैं। क्या विपक्ष सहयोग करेगा? आजादी के बाद के आंकड़े आपके मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी है क्या साहब? योगी जी, आपके मुद्दों पर पीएम मोदी साहब है? हो गया है, क्यों नहीं बोलते आप उस पर? कश्मीर में क्या हो रहा है कोई नहीं बोलता। नहीं, योगी जी, आपके मुद्दों पर पीएम मोदी के आपके साथ हैं? आप सभी एक ही पार्टी के हैं, आप कुछ मुद्दे उठाते हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं। सरकार ने अपना पक्ष संसद में रख दिया है और सरकार ने साफ कहा है कि हम लोग कानून बनाने के पक्ष हैं। मैं इस मुद्दे का पूरी तरह समर्थन करता हूं जी, लेकिन क्या विपक्ष कानून बनाने का पक्षधर है? पहले विपक्ष से पूछा जाना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि मोदी की रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है? मैंने ये नहीं कहा, मैं सरकार ने जो बात कानून की बात कर रहे हैं, आप कानून की बात कर रहे हैं, संसद की बहुत आपके सामने है जी। असीम बकार जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए अमिताभ जी, नहीं आप योगी जी से कुछ पूछना चाह रहे हैं? योगी जी इन्हीं से पूछ रहा हूं। योगी जी, जो आगरा में धर्मांतरण अभी जबरदस्ती कराया गया और जिस तरह की बातें सामने आई, फिर अभी एक ये मामला निकल के आया कि वो शायद विदेशी या बांग्लादेशी ऐसा निकल के आया, तो उसमें जो इस्माइल खान है उसकी बीवी का मैंने भी इंटरव्यू सुना। अभी अमिताभ जी आप भी चलाइएगा। उसने ये बात अपने इंटरव्यू में कही कि मेरे पास कुछ लोग आए, उन्होंने बात की और बाद में उन्होंने मुझसे ये कहा कि तुमको यहाँ की नेशनलिटी या इंडिया की नेशनलिटी या नागरिकता दिलाने की बात उससे की जी। तो इसका मतलब ये इन लोगों को पहले से पता था ये बांग्लादेशी हैं जी। दूसरी बात, जो आई कार्ड उसके पास से बरामद हुआ है वो 2011 का था। ठीक। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इस तरह की जो आप लोग हरकतें कर रहे हैं, आपको देश चलाने के लिए लोगों ने वोट दिया है, तो क्या आप लोगों की जानों से खेलेंगे? आपकी बात आगे, लाशें गिराएंगे? असीम बकार, आप योगी जी हमारे साथ नहीं है। मैं इस बहस को रुकेंगे भी नहीं मेरे साथ। एक मिनट भारद्वाज जी, एक मिनट। बहस को स्ट्रक्चर्ड करने दो। बहस बिखरी किसी लायक नहीं रहती, इसको बांधने दो। ये मुद्दा घटनाओं के विवेचन के लिए आज नहीं है। घटनाओं का विवेचन 3 दिन से कर रहा हूं, कैसे धर्मांतरण हुआ, सही था गलत था, उस पर बोल चुके सब लोग। 3 दिन लगातार इस पर मैंने बहस की। आज मालूम बहस किस लिए लाए? सिर्फ इतने के लिए लाए हैं, ये मोदी जी की सहमति से हो रहा है या मोदी जी को बांधने की कोशिश है? उतने पर अपने को फोकस रखेंगे तो बात समझ में आएगी। मैं शिव प्रताप जी के पास जाऊंगा। शिव प्रताप जी, एक बात मार्के की कही असीम बकार ने कि अगर बाकी को छोड़ भी दे तो गिरिराज सिंह को मंत्री बनाना कोई मजबूरी थी क्या? देखिए अमिताभ जी, गिरिराज जी जिस समय बयान दिए थे वह उन्होंने ये कहा था जी कि मोदी की बुराई करने वालों को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। मैं भेज दूंगा।
जाना चाहिए नहीं, इस स्वेच्छा से नहीं, वो भेज देंगे जैसे वो थानेदार लगे हो। जो नहीं देखे, जो भी स्थिति हो, गिरिराज जी ने उस समय ये बात कही थी, मंत्री बनाया तो वहां की जो है हर स्थिति को देखने के बाद बनाया। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई मोदी का एजेंडा था जो गिरिराज को बढ़ा दिए। नहीं शिवप्रताप जी माफ करिए, नहीं ये कोई तर्क मेरी समझ में बात आई नहीं, क्योंकि अगर आप ये कहें कि भाई अमरनाथ जी इतना बेसब्र नहीं हो, 1 घंटे की बहस है, तर्क जुटा के रखो, लिख लो कागज पर, आपकी बारी आए खटाखट बोलो। शिवप्रताप जी ये माफ करिए मुझे, ये तर्क शायद किसी के गले नहीं उतरे कि जी भाई जब उन्होंने चोरी की तब मंत्री नहीं थे, चोरी के बाद मंत्री बने, तो मंत्री क्यों बने, सवाल ये उठ रहा है। जो आदमी ऐसी अभद्र बात बोले कि हम किसी को पाकिस्तान भेज देंगे, कौन माई का लाल इतना बड़ा हो गया हिंदुस्तान में कि हमको पाकिस्तान भेज दे, हम मोदी का विरोध करेंगे? तो छोड़िए हिंदू मुसलमान, कौन इतना समर्थ है जो मुझे भेज दे पाकिस्तान, मैं मोदी का विरोध करूं तो, और मैं मोदी का समर्थन करूं तो आसिफ वकार मुझे क्या मार सकते हैं? नहीं ना, संविधान ने हमको अधिकार दिया है, और उस आदमी को मंत्री बनाए। शिवप्रताप जी बिल्कुल नहीं, देखिए उनका मंतव्य था, और उन्होंने ये कहा कि भाई वो बहुत पहले से मोदी के साथ चल रहे थे, और मोदी के साथ चलते चलते एकाएक उन्होंने ये किया कि भाई मोदी का क्यों लोग विरोध कर रहे हैं, जबकि मोदी विकास तो ऐसा बोलेंगे, तो क्या ऐसा बोलेंगे? मोदी के साथ चलना अलग बात है और ऐसी भाषा बोलना अलग बात है, दोनों अलग चीजें हैं ना। नहीं, ये एक अलग की स्थिति है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं मोदी जी की उसमें सहमति थी, मोदी की न तो उसमें सहमति थी। नहीं शिवप्रताप जी एक सवाल मैं ये नहीं समझ पाया कि एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये जो तमाम अद्भुत मुद्दे हैं जो संघ परिवार के विचारकों और क्रांतिवीरों के दृष्टि में अचानक महत्वपूर्ण हो गए, मेरी जैसे छोटी बुद्धि का आदमी नहीं समझ पा रहा ये मुद्दे लोकसभा चुनाव के समय क्यों नहीं उठाए। लोकसभा चुनाव के समय 5-7 बड़े धर्मांतरण करा देते, तंबू गाड़ के ठोक के, लव जिहाद भी ले आते बाजार में, और ऐसे बवाली आइटम सारे पेश कर देते अगर हम लोग लोकसभा में, तब इनको क्यों छुपा के रखा? ये नगीने सरकार प्राप्त होने के बाद सामने लाने थे। मुद्दे तो बहुत पुराने हैं, अभी योगी जी कह रहे थे ये मुद्दे तो सैकड़ों साल के हैं, तो लोकसभा चुनाव के समय इनको क्यों नहीं इशू बनाया? नहीं देखिए अमिताभ जी, मोदी जी की बात मैं कह रहा हूं, और मोदी जी ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने किसी को भी अलग करने की बात नहीं कही है, और मैं अपने बयान में इस समय भी कायम हूं कि कहीं न कहीं लोगों ने बड़े उत्साह में कह दिया, उनको ऐसे उत्साह से बचना चाहिए। मैं भी संघ का स्वयंसेवक। शुक्ला जी, उनके साथ चलने वाले लोग अलग कर रहे हैं, बांटने की राजनीति कर रहे हैं, एक मोदी एक कैसे कर सकते हैं? शुक्ला जी एक बात कहूं आपसे, जी जिन लोगों को संघ की समझ है, आप तो स्वयंसेवक रहे, वो लोग मेरी बात से 100% 100% सहमत होंगे। संघ एक ढीला ढाला तंबू है जिसके नीचे सैकड़ों संगठन, सैकड़ों तरह के लोग काम करते हैं और वैचारिक तौर पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सांगठनिक तौर पर अलग होकर। संघ के एक आनुषंगिक संगठन के पश्चिमी क्षेत्र के प्रभारी अध्यक्ष हैं राजेश्वर सिंह। आज मैंने, वो भी मोदी के सहोदर हुए, भाई गुरु भाई तो हुए ना, सहोदर ना मानो, गुरु भाई तो हुए, गुरु तो एक ही है, सरसंघ चालक दोनों का। उन्होंने आज, मैंने उनका एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चलाया है, वो गाली गलौज की भाषा में बात कर रहे हैं, गाली गलौज की भाषा में। इतनी अभद्र भाषा मैंने अपने कानों से कभी नहीं सुनी। जिनको जिम्मा दिया है ये पुनीत कार्य करने का कि सबको हिंदू बनाओ, वो ऐसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं, टपोरियों जैसी भाषा। वो भी मोदी के गुरु भाई हैं रिश्ते में। तो शिवप्रताप जी, नहीं, मैं ये जो है राजेश्वर सिंह पश्चिमी क्षेत्र के कोई अध्यक्ष है, इसकी जानकारी मुझे फिलहाल नहीं है। नहीं, हिंदू जागरण, मेरा कोई पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष राजेश्वर सिंह नहीं है। अरे भाई शिवप्रताप जी, आप क्या कर रहे हो? बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं। जी, फिर आप वही बात कर रहे हो, बीजेपी का सवाल नहीं। संघ की सालाना बैठक में बीजेपी, हिंदू जागरण मंच, आदिवासी कल्याण परिषद, वनवासी कल्याण परिषद, दुर्गा वाहिनी, एबीपी, सबके प्रतिवेदन जाते हैं सरसंघ चालक के सामने। सब एक ही तो हो, सब एक ही हो, फिर अलग अलग कैसे हो जाओगे भाई सब लोग?
नहीं जाते हैं, लेकिन उस प्रतिवेदन को वहीं रखा जाता है। नहीं। उसकी जानकारी प्रेस को नहीं कोई दी नहीं, सब एक ही है। अगर नहीं दी जाती है तो बाहर कैसे आया? सब आ जाता है शिव प्रताप जी। बाहर तो ये भी आ गया कि विनय कटियार ने कल्याण सिंह से क्या कहा था। न विनय कटियार बताए न कल्याण सिंह बताए तो बाहर नहीं आएगा क्या? ये तथ्य नहीं चलेगा कि बाहर कैसे आ गया। आरएसएस और उसके संगठन आपस में संबंध विच्छेद का दावा कैसे कर सकते हैं जब सबका नाल एक से जुड़ा हुआ है, नाभी नाल का रिश्ता है। इस देश में कोई अमिताभ जी कहीं कोई अलग बात नहीं हो सकती है। आरएसएस अभी देखिए संसद में ही बड़े साफ शब्दों में संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा जो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे थे कि हम धर्मांतरण पर कानून बनाने के लिए तैयार हैं। विपक्ष भाग गया और वहां से संसद को छोड़ करके भाग गया। इस पर जवाब देना चाहता हूं अमिताभ, इस पर जवाब देना चाहता हूं। नहीं आप दीजिएगा, लेकिन पहले मेरी बात सुन। आपने कह दी अपनी बात। मैं आपसे किसी बात पर नहीं बोलता हूं। एक सेकंड सुन ले फिर आप। जी शुक्ला जी। बड़े साफ शब्दों में वेंकैया नायडू जी ने कहा कि भाई मैं कानून बनाने को तैयार हूं। हम साफ साफ ये कहते हैं कि धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। फिर कानून बनाने और इस पर सरकार साफ ये कह रहे हैं कि हम कानून बनाने तैयार है, सभी लोग इसके साथ हैं। मैं इस पे बोलूं अब? अच्छा एक सेकंड, एक टिप्पणी कर दूं फिर आपके पास ही आ रहा हूं, फिर अमरनाथ जी आपके पास आ रहा हूं, परेशान नहीं हुई। हम चोरी का नाम अगर ये रख दें कल से कि अपना पुरखों का सामान वापस ला रहे हैं दूसरों के घरों से, मान लीजिए है, तो क्या इंडियन ताजराते हिंद में दफा बदल जाएगी? असीम मकार, अगर मैं ये कह दूं कि इस देश में तो सारे हिंदू थे, मुसलमान आए, उन्होंने मेरे पुरखों का सामान दबा लिया, जमीन दबा ली, अब मैं उसको वापस प्राप्त कर रहा हूं, तो क्या उसको चोरी दर्ज नहीं किया जाएगा? उसको सामान की पुनर्प्राप्ति लिखा जाएगा एफआईआर में? बकार साहब नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन मैं एक बात कह दूं कि संविधान में हमारे जब देश आजाद हुआ तो आर्टिकल 25 और 26 को कई बार इस पर चर्चा हुई संसद में और उसके बाद कानून बनाए गए। और मैं समझता हूं कि कानून जो तरीका होता है उसमें ये होता है कि अगर अमिताभ जी आपसे मैं कुछ कहना चाह रहा था कि आप देखते होंगे कि हर साल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मुसलमान हिंदू आपस में या सिख ईसाई आपस में या सिख मुसलमान या कुछ इस तरह से शादियां करते हैं और उसके बाद में कुछ लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं मर्जी से। कोई आपत्ति नहीं किसी को। तो ये तरीका तो हुआ एक सिविलाइज्ड और सभ्य तरीका, और जो तरीका इनके अभी जो लोग अपना रहे थे आरएसएस की टीम वाले, ये हुआ असभ्य तरीका। इनका कहना क्या है, ये डरते क्यों हैं? भाई आप कौन सा नया कानून ले आएंगे? आप क्या ये कानून ले आएंगे कि जबरदस्ती करा दिया जाए? भाई संविधान तो आप संविधान की तरह बनाएंगे ना, ये तो पहले से बना हुआ है। अब आप अगर कोई आदमी अपनी मर्जी से कोई लड़की या लड़का आपस में शादी करना चाहते हैं तो क्या आप मुल्क अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं? पहले तो आप ये बता दीजिए कि आप बनाना क्या चाहते हैं, या इस पहले संविधान में जो बनाया गया है इसमें आपको कमी क्या लग रही है? जी ठीक बात है, ठीक है। यही तो मुद्दा है कि आप ये कह रहे हो कि मर्जी से या गैर मर्जी से, आपकी बात आई, तो आपको किस बात का खौफ है, क्या बात का खौफ है, क्यों डरते हैं आप? ठीक है अमरनाथ अग्रवाल, संविधान ने इस बात की मूलभूत तरीके से आजादी दी। वेंकैया नायडू जो बोले हैं उसी पर मैं बोल रहा हूं, जिसको शुक्ला जी बता रहे थे और योगी जी बता रहे थे। वेंकैया जी को समझना चाहिए, संविधान ने इस बात की मूलभूत तरीके से, फंडामेंटल तरीके से गारंटी दी है धर्म की, ठीक है ना? इस पर संसद कानून नहीं बना सकती। ये राजनीतिक दलों को ये राजनीतिक दलों को संयम दिखाना होगा कि तंबू लगा के गरीब लोगों को भेड़ बकरी की तरीके से इधर उधर हाँकना बंद करो। अब आप कहिए, आप क्या? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आई एग्री। एकदम स्पष्ट है, संविधान में एकदम स्पष्ट है कि कोई भी आदमी अपने धर्म का स्वयं चयन कर सकता है और करता है, उसके लिए उसके पास सारे अधिकार हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल को या उससे जुड़े संगठनों को यह अधिकार किसने दे दिया कि हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बना दें? क्या 4 लोटे पानी डाल देने से, तिलक लगा देने से आदमी हिंदू हो जाएगा? उसके लिए नाम परिवर्तन के लिए तो आदमी को एड़ी चोटी लगानी पड़ जाती है। जाति परिवर्तन के लिए उसको जाना पड़ेगा कचहरी, हर चीज के लिए, हर सर्टिफिकेट के लिए वोटर आईडी कार्ड में अपना जाति बदलवानी पड़ेगी। वो करवाओ, वो अपना जाए स्वयं जो कर रहा है। तुम किस बात से, किसने तुमको अधिकार दे दिया है कि हिंदू को मुसलमान और मुसलमान को हिंदू बनाने का?
आप जो करना चाह रहे हैं सांप्रदायिकता फैलाने का मूल उद्देश्य आपका उसके पीछे है, वोटों के ध्रुवीकरण का उद्देश्य है। आपको किसने ठेका दे दिया है कि आप हिंदू को मुसलमान बना देंगे और मुसलमान को हिंदू बना देंगे? किस संविधान में और किस धर्म में आपको अधिकार मिला है? शिव प्रताप जी एक सवाल आपके लिए है मेरे पास। जाति तोड़ने के लिए तंबू क्यों नहीं लगाते हैं कभी लोग? धर्म तोड़ने के लिए तंबू लगता है, जात तोड़ने के लिए तंबू मैंने आज तक नहीं देखा। कहीं आपने देखा हो तो मुझे बताओ, मैं वहां रिपोर्टर भेजूं। शुक्ला जी आपके पास लौटेंगे इसी सवाल के जवाब के साथ। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, आखिर क्या होगी इस अभिमन्यु की गति? मोदी विकास का एजेंडा ले रहे हैं, लेकिन उनके सिपह सलार हिंदुत्व का एजेंडा लेकर दौड़ रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शिव प्रताप शुक्ला जी, वही सवाल जो अमिताभ जी ने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, जो जाति के तोड़ के लेकर तो कोई तंबू नहीं गाड़ा जाता, धर्म को लेकर तंबू सभी गाड़ लेते हैं। देखिए, वास्तव में होता क्या है कि जाति को तोड़कर में इस नाते लोगों को वो नहीं होता है कि उसमें फायदे नजर आते हैं। और फायदे नजर आने में जब अभी बात कर रहे थे, वकार साहब बात कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जातिवाद चलाया गया और उत्तर प्रदेश में संप्रदायवाद चलाया गया, यहां तक कि विकास को पूरी तौर पर बांट दिया गया, सांप्रदायिकता के आधार पर बांट दिया गया। प्रताप जी, मेरा निवेदन दूसरा है। आज ये विषय नहीं रखा मैंने, इस पर तो अपन खूब बोलते। मैं कह रहा हूं, लोहिया ने कहा जात तोड़ो, ठीक है। शिव प्रताप शुक्ला, अमरनाथ अग्रवाल, असीम वकार, इन लोगों ने कभी किसी इलाके में जात तोड़ने को लेकर पंचायत लगाई हो, तंबू गाड़ा हो तो मुझे बताइए, मैं नमन करूंगा। धर्म परिवर्तन के लिए योगी जी से लेके, साक्षी जी से लेके, उमा भारती से लेके, रितंबरा जी से लेके और उधर ओवैसी साहब से लेके, अकबरुद्दीन से लेके, असदुद्दीन तक तमाम ताल ठोक रहे हैं। फादर से लेके मदर तक, त्रिपुरा से लेके नागालैंड तक। जात सबसे बड़ी समस्या, उसको तोड़ने के लिए कोई नहीं आ रहा। पूरे बयान में अमिताभ जी, श्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साफ शब्दों में जब पार्लियामेंट के लिए वोट मांग रहे थे तब भी इस बात को कहे कि जाति के बंधन को तोड़ना चाहिए। और हम लोगों ने तो जाकर जगह जगह भोज कर करके लोगों को जोड़ने का काम किया था और जातियों को तोड़ने का काम किया था, यह नहीं किया था। प्रताप जी, ऐसा जैसा तंबू यहां लगाए आगरा में और जैसा अलीगढ़ में लगाना चाह रहे हैं, ऐसा विशाल तंबू शेर दिल्ली के साथ जात तोड़ने के लिए कभी किसी ने नहीं लगाया इस हिंदुस्तान में। ये मैं निवेदन कर रहा हूं, इतनी सी बात है। धर्म तोड़ने के लिए हर आदमी प्लास हाथ में लिए घूम रहा है, लाओ धर्म की डोर काटू। ये बवाल मेरी समझ में नहीं आया। और अगर ये मुद्दा इतना ही जरूरी था तो लोकसभा चुनाव से पहले 5-7 तंबू क्यों नहीं लगा लिए भाई? देखिए, धर्म की डोर तो अमिताभ जी कोई काट नहीं पाए, ये सांप्रदायिकता की डोर की बात है। धर्म तो जो स्वयं अच्छा लगे, जो धारण करे, वो ना धर्म है। हम तो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। समझ नहीं पा रहा हूं, सांप्रदायिकता का चलता तो सांप्रदायिकता पर ही बात होनी चाहिए। धर्म शिव प्रताप जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं संगठनों को इस मामले में दखल देने की क्या जरूरत कि कौन मुसलमान रहे कौन हिंदू रहे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं इसकी जरूरत। कासिम वकार की मर्जी कल हिंदू हो जाए, अमिताभ अग्निहोत्री की मर्जी में कल अपना नाम के आगे खान लगा लूं। इसमें तीसरे को दखल देने की दूसरे को क्या जरूरत, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो बात तो मैंने पहले ही आपसे कहा दिया जब ये सारे नेता ताल ठोक रहे हैं, यह उचित नहीं है। नहीं, ये सारे नेता ताल ठोक रहे हैं। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मिनिस्टर्स है, रामशंकर कठेरिया मंत्री हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, वो इसके पक्ष में ताल ठोक रहे हैं। कैसे मैं मान लूं? मेरी मर्जी आज ठीक कहा अखिलेश यादव ने कि भाई बीजेपी वाले मेरे पास भी आओ, मुझे भी बताओ मेरा धर्म परिवर्तन करके किस धर्म में भेजोगे। ये मेरा विषय है, मैं तय करूंगा। गरीब से गरीब आदमी को यह हक हासिल है कि वो किस धर्म में जीना और मरना चाहता है। इसमें पड़ोसी भी दखल नहीं दे सकता। यहां संगठन बना के तंबू गाड़े जा रहे हैं, मेरी आपत्ति इस पर है। और इस इतने बड़े मसले पर भारत के प्रधानमंत्री मौन हैं, क्यों? आसिम वकार, प्रधानमंत्री की चुप्पी क्या कहती है? मैं अमिताभ जी बहुत इनकी एक बात का जवाब दे दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। इन्होंने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी माननीय नेताजी के ऊपर कि हम संप्रदाय की राजनीति करते हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा अमिताभ जी। माननीय न्यायालय ने 1990 में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश
जनाब नेताजी को ये निर्देश दिया कि आपको विवादित ढांचे की सुरक्षा करनी है, इसको बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, ये निर्देश दिया। और यही निर्देश 1992 में माननीय न्यायालय ने दूसरे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को दिया कि आपको ढांचे की हिफाजत करनी है, इसको बचाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोनों को निर्देशित किया न्यायालय ने। एक संविधान का पालन करता है और दूसरा संविधान को पैरों तले रौंद देता है। गलती किसकी है? ठीक बात। बुरा कौन है? गलत काम किसने किया? देश से धोखा किसने किया? ये आप आवाम से पूछिए। लेकिन इस तरह की ये बात कर रहे हैं, एक जो संविधान का पालन कर रहा है, जो देश की न्यायपालिका में सर झुका के मान रहा है, उसको ये दोषी ठहराते हैं। ठीक है, मेरा सवाल उस पर ठीक है, मेरा सवाल जो था उस पर उत्तर दीजिए, मैं अमरनाथ जी के पास जाऊंगा। जी आपने क्या पूछा था प्रधानमंत्री जी के बारे में? हाँ, इतना बड़ा मुद्दा देश और दुनिया में चर्चा हो रही, संसद चल नहीं पा रही धर्म परिवर्तन के मसले पर, और प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट भी नहीं किया। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कह दिया, ये सब एक रणनीति का हिस्सा है। ये तरीका ये है कि ये तरह तरह के मुद्दे उछाल रहे हैं। देखिए, अभी इससे पहले ये लेके आए थे, राजा साहब का मुद्दा लेके आए थे बर्थडे वाला, ये ताजमहल लेके आए, ये तरह तरह के मुद्दे ला रहे हैं। इनकी प्लानिंग ये है कि ये बाकी दलों को ये साबित करना चाहते हैं कि जो दल हैं ये सब हिंदू विरोधी दल हैं। ठीक है, ठीक है अमरनाथ जी, ये अपने ऊपर तमगा नहीं लगा रहे कि ये हिंदू विरोधी तो उत्तर प्रदेश की सरकार अपने यहाँ दुनिया भर के विकास। एक मिनट अमरनाथ अग्रवाल जी, इतने बड़े मसले पर जिस पर दुनिया भर में चिंता है, भारत भर में हड़कंप है, राज्यसभा लोकसभा 3 दिन से चल नहीं पा रही, ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो गया। जब संसद नहीं चल पाए किसी मुद्दे पर 3 दिन, तो यानी राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो गया। ठीक है ना, मीडिया भी उठा रहा है और देश भर में तनाव है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री का मौन क्या कहता है? प्रधानमंत्री स्वयं में आज घमंड में चूर बैठे हैं और किसी भी न मीडिया को न किसी विपक्ष को संज्ञान लेते हैं। वो आप एक बात जो हो रही थी अभी कि गिरिराज जी को मंत्री बनाया, विवादित बयान के चलते बनाया था ना, तो उनके और दिग्गज सूरमा इससे विवादित बयान और विवादित कार्यक्रम कर रहे हैं। ये उसी कड़ी में हो रहा है और प्रधानमंत्री की इसमें बिल्कुल सहमति है। प्रधानमंत्री जी की अगर सहमति ना होती तो प्रधानमंत्री को आगे कार्रवाई करनी चाहिए कि क्यों ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, कैसे ये बयान दिए जा रहे हैं। किसी के ऊपर कोई कार्रवाई करते दिखते अगर, तो ये आगे इस तरह की बातें नहीं होती। शिवप्रताप जी, ध्रुवीकरण की बात हो रही है सिर्फ ध्रुवीकरण। शिवप्रताप जी, इतना बड़ा मुद्दा जो मैंने असीम बकार से पूछा, अमरनाथ जी से पूछा, वही सवाल आपसे। इतना बड़ा मुद्दा 3 दिन से संसद नहीं चल रही भारत की, जिस पर करोड़ों रुपया हमारा खर्च होता है टैक्स पेयर का, ना भाजपा का, ना कांग्रेस का, ना सपा का, ना बसपा का, हम लोगों का खर्च होता है, गरीब आदमी का। वो संसद नहीं चल रही, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट भी नहीं किया इस मुद्दे पर। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि संसद जब चलती है तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में संसदीय कार्य मंत्री उनके बयान को देता है और संसदीय कार्य मंत्री के रूप में वेंकैया नायडू जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा कि सभी विपक्ष के लोगों को बैठ करके अगर कोई इस प्रकार की विवाद है तो उसको दूर करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर धर्मांतरण तो कोई होता है तो हम इस पर कानून बनाने को तैयार है, आप आइए। ये प्रधानमंत्री का ही वो होता है। अमरनाथ अग्रवाल, 1 मिनट भाई। शिवप्रताप जी, बहुत अदब से एक बात कहूंगा, ये तरीका मुझे मालूम है, ज्यादा नहीं, लेकिन 22-23 बरस पार्लियामेंट कवर की तो ये प्रक्रिया समझ आ गई कि कौन कैसे क्या वक्तव्य होता है, कौन कहां क्या बोलता है। लेकिन ये देश बड़े मसलों पर कारकुनों को नहीं सुनना चाहता, ये नेता को सुनना चाहता है। अभी एक मसला आया था इसी बिग बुलेटिन में, मैंने कहा था कि अखिलेश जी हम आपका उत्तर सुनना चाहते हैं, राजेंद्र चौधरी असीम बकार का नहीं। मुखिया आपको बनाया भाई, सत्ता आपके हाथ में सौंपी है, चाबी आपको दी है, आप बोलो। वेंकैया नायडू को सुनेंगे देश, या उत्तर प्रदेश में राजेंद्र चौधरी जी को सुनेगा? बड़ा छोटे मसले, शिवप्रताप जी 1 मिनट, छोटे मसले पर आप सब बोलो, सबकी बात मानने, सब प्रवक्ता हो, सब वक्ता हो। बड़े मसले पर मुखिया को सामने आना चाहिए। देश उद्वेलित है, प्रधानमंत्री छोटे छोटे मसलों पर टिप्पणियां करते हैं ना, करते हैं, उनकी आदत में है टिप्पणी करना छोटे छोटे मसलों पर, कई बार सुखद भी लगता है, करते हैं, सजग रहते हैं। इस मसले पर गफलत कैसे हो गई? इस मसले
मसले पर गफलत कैसे होगी? गफलत की बात नहीं है अमिताभ जी। राज्यसभा में आप जिनकी बात कर रहे हैं वही भारत के प्रधानमंत्री ने बड़े साफ शब्दों में साध्वी के बयान पर जो दिल्ली में दिया था, उन्होंने खेद व्यक्त किया था। प्रताप जी, मैं धर्मांतरण वाले मसले की बात कर रहा हूं जिस पर 3 दिन से हाउस में प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस पर पूछ रहा हूं कि हुकूमत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा क्या चाहता है, उस पर हम उसका उत्तर सुन। मैं तो आपको तुलना करके बता दिया। आज उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा संघर्ष हो जाए, मैं असीम बकार की टिप्पणी से संतुष्ट नहीं होऊंगा। मुझे मुख्यमंत्री की टिप्पणी चाहिए। मैं शिवपाल यादव जी की टिप्पणी से भी संतुष्ट नहीं होऊंगा। राजा को बोलना चाहिए। देश आपको सुनना चाहता है भाई। आपकी भी तो कोई राय होगी। आप हुकूमत हिंदुस्तान का सर है, ताज है। आपकी भी कोई राय होगी कि आगरा में जो हुआ और अलीगढ़ में जो होने वाला है सही है, गलत है, क्या है? कोई राय तो होगी ना? नहीं होगी शिव प्रताप जी, कोई राय तो होगी नहीं होगी, और समय आने पर वो जरूर इस राय को व्यक्त करेंगे। ठीक है वकार साहब, अगर समय आएगा जी वकार साहब, अगर हम शुक्ला जी की बात मान भी लें कि वेंकैया नायडू ने जो कुछ कहा वो प्रधानमंत्री का ही बयान उसमें शामिल रहा था, तो वेंकैया नायडू ने तो धर्मांतरण के मसले कर लेकर जब बवाल मच रहा था तो उन्होंने कहा कि मैं आरएसएस से जुड़ा रहा हूं, मुझे पूरा गर्व है आरएसएस पर, और जो कर रहा है ऐसा लालच देकर धर्म परिवर्तन, वो संगठन आरएसएस से जुड़ा हुआ है, धर्म जागरण मंच। तो फिर इसमें क्या मोदी की भी सहमति मानी जाए? वकार साहब, मैं तो शुरू से यही बात कह रहा था जी, और आगे भी यही कहता रहूंगा जी। लेकिन एक बात और कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इनकी वादों पर जो इन्होंने चुनाव में किए लोकसभा में जी, उन वादों पर लोगों ने यकीन करने के बाद मासूम आवाम ने इनको वोट दिया कि ये वादे पूरे करेंगे जी, 100 दिन में वादे पूरे करेंगे। ठीक है, लेकिन सुन लीजिए मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, समय खत्म हो रहा है, रिक्वेस्ट के समय विकास के नाम पर आए हैं तो आप लोगों की जानों से मत खेलें, आप लोगों की लाशों पर राजनीति मत करें, आप विकास। ठीक है अमरनाथ जी, खामोशी एक्सेप्टेंस का साइन होती है, तो क्या ये माना जाए कि मोदी की भी सहमति, और फिर मोदी के विकास के एजेंडे पर कोई क्यों विश्वास करेगा? बहुत संक्षेप। बिल्कुल उनकी सहमति है। वो एक्शन कैसे लेंगे? जो आदमी उन्होंने ड्यूटी पे लगाए हैं, खुद के लगाए हुए कारिंदों को कैसे एक्शन ले लेंगे? आगे कौन पे भरोसा करेगा? शुक्ला जी, मान लिया जाए कि विकास का एजेंडा मोदी का महज एक दिखावा है, बेमानी है? नहीं, बिल्कुल बेमानी नहीं है। आज पूरे देश की जनता उनके विकास पर विश्वास कर रही है, और यही कारण है कि एक जगह नहीं, जम्मू कश्मीर जैसे स्थानों पर जहां पर लोग सभाएं तक नहीं कर पाते थे, भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, लाखों की सभा होती है हर जगहों पर। तो लोग आज मोदी को एक चेहरे के रूप में देख रहे हैं, एक यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके विकास को पूरी तौर पर और वैसे ही नहीं, अब तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर जो है मोदी को एक विकास पुरुष के रूप में देखा जा रहा है। ठीक है अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। एक शिवप्रताप जी के संज्ञान में एक बड़ी अच्छी बात डाल दूं। मुरली मनोहर जोशी अध्यक्ष थे भाजपा के, अमरनाथ जी आप भी सुन लो, काम आएगा। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे शिवप्रताप जी। आप लोगों की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, आपके यशस्वी मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी, और उनके यशस्वी प्रधान सचिव थे नपेंद्र मिश्रा। ठीक, आरएसएस के समाचार पत्र पांचजन्य के संपादक थे भानु प्रताप शुक्ला, अब वो रहे नहीं। भानु जी ने छाप दिया कि आईएसआई के एजेंट है नपेंद्र मिश्रा। ठीक, समझिएगा। मैं मुरली मनोहर जोशी जी के पास गया, मैंने कहा आप भाई इस मसले पर कुछ बोलो, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपका मुख्यमंत्री है वहां। हालांकि उनका और कल्याण सिंह जी का रिश्ता ठीक नहीं था, फिर भी पत्रकार को तो खबर चाहिए। पहले तो उनका ऐसा वैसा, फिर मैंने कहा कुछ तो बोलिए। तो उन्होंने कहा भाई नपेंद्र मिश्रा ने तो खंडन नहीं किया इसका कि वो एजेंट नहीं है। तो मैंने कहा नपेंद्र मिश्रा ब्यूरोक्रेट है, और ब्यूरोक्रेट सामान्यतः अखबारों में ऐसी खबरों पर कमेंट नहीं करते। तो आपके अध्यक्ष ने मालूम क्या कहा था, वो कटिंग मेरे पास रखी होगी, तब जागरण में छपी थी वो खबर। शिवप्रताप जी वो हंसते हुए मुझसे बोले, मेरा हाथ ऐसे पकड़ा, कहा अग्निहोत्री जी मौनम स्वीकृति लक्षणम, और ये कह के वो गाड़ी में बैठ गए थे। मैंने खबर छापी, फिर कह बवाल हुआ, वो इतिहास है। ठीक, तो मौनम स्वीकृति लक्षणम एक, आज मैंने नहीं कहा तो ऋषि कह गए। और मेरा एक बड़ा विनम्र सवाल, साध्वी निरंजना ज्योति जो सवाल दिल्ली जैसे छोटी विधानसभा में लेके आई, उसके चुनाव में, देश के चुनाव के सामने तो दिल्ली का विधानसभा चुनाव प्रधानी के चुनाव से भी छोटा है। शिवप्रताप जी गलत तो नहीं कह रहा?
दिल्ली विधानसभा का चुनाव देश के लोकसभा चुनाव के मुकाबले प्रधानी का चुनाव मान लो भैया, इससे ज्यादा तो नहीं मानो। जब उन्होंने यहां ये सवाल जनता के बीच में रखा कि रामजादे और हरामजादों के बीच में किसकी सरकार बनाओगे, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो साध्वी जी ने सवाल देश के सामने क्यों नहीं रखा अपने मुखार बिंदु से कि रामजादों और हरामजादों में किसकी सरकार बनाओगे। तब तो केवल हुआ कि भाई विकास करना है। लोकसभा का जब चुनाव लड़ा तो रामजादे और हरामजादे याद नहीं आए, अब क्यों आ रहे हैं, यही सवाल है जिसके लिए पूरी बहस हो गई 1 घंटे की। ये टाइमिंग का खेल क्या है? अगर रामजादे हरामजादे इतने महत्वपूर्ण थे तो ये उस वक्त भी सवाल पूछ लेते आप लोग मंच से। बड़े बड़े नेताओं को पूछना चाहिए था भाई रामजादे हरामजादे आ जाओ, रामजादे इधर आओ, हरामजादे इधर आओ, और बाकी बीच में खड़े रहो जो किसी जादे नहीं है। ऐसा कुछ होता? ऐसा तो नहीं हुआ। प्रश्न ये उठता है, ये 1.5-2 महीने में इतना हड़कंप क्यों हो गया कि 90 और 92 की बीजेपी याद आने लगी? क्या कोई तो वजह होगी। मुझे पूरी भाजपा गंगा जल हाथ में लेके ऊपर से तुलसी का पत्ता भी रख ले और कहे अमिताभ जी कसम राम की कोई वजह नहीं, मैं नहीं मान सकता। ये 45 दिन में क्या हुआ, पूरी भाजपा पूरा संघ परिवार उतर आया एक अपने खास किस्म के कलेवर में जो 90 में दिखाई देता था। कहीं विनय कटियार गर्जे, कहीं साध्वी ऋतंभरा गर्जी, कहीं उमा ने कुछ झंडा गाड़ा, कहीं चिन्मय आनंद, कहीं परमहंस, कहीं आचार्य धर्मेंद्र, हाहाकार मचता था। ये वैसा माहौल क्यों बन रहा है? बेवजह तो बारिश नहीं होती ना, कोई तो वजह होगी ना। और यही सारे प्रातः स्मरणीय लोकसभा चुनाव के समय मौन क्यों थे? लोकसभा चुनाव के समय ये लोग बिल्कुल पारसा बन गए थे कि भाई ये तो सबको सन्मति दे भगवान, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये जप रहे थे सब। हर आदमी ये भजन गा रहा था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, विकास करेंगे। अब 45 दिन में क्या हो गया कि हिंदू को, सारे मुसलमानों को हिंदू बनाना है, सारे ईसाइयों को हिंदू बनाना है। राजेश्वर सिंह अपने पेड पर लिख के दे रहे हैं कि भाई 22 जिलों में 1 लाख का टारगेट रखा है और मुसलमान पर 5 लाख रुपया खर्च करेंगे और ईसाई पर 2 लाख। रेट खोल रहे हैं। ये जानवरों की मंडी है क्या? और वो लोग भी उसी स्कूल के विद्यार्थी हैं जिस स्कूल के विद्यार्थी भाजपा के लोग हैं, द संघ स्कूल ऑफ थॉट्स। ये सवाल उठेगा, ये सवाल उठेगा भाई। इटावा में कोई घटना हो जाती है शिव प्रताप जी, तो मुलायम सिंह जी तक बात पहुंच जाती है ना मीडिया में। मीडिया क्या चलाता है? मुख्यमंत्री के गृह जनपद में बवाल, चैन खिंची। चैन गाजीपुर में भी खिंचती है, लेकिन जब इटावा में खिंचती है तो क्या लिखा जाता है? यही लिखा जाता है ना। तो आज तो आएगी, आज तो आएगी ना। भेदभाव तो नहीं कर सकता। अगर मैनपुरी में बवाल होता है तो मैं लिखता हूं कि मुलायम सिंह जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हो गया, तो फिर आरएसएस के आनुषंगिक संगठन कुछ बवाल करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं प्रकारांतर से ही सही, परोक्ष रूप से ही सही, नरेंद्र मोदी जी भी आएंगे, क्योंकि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो एक ही है ना, दैट इज कॉल्ड सरसंघ चालक। सबका मालिक एक वही है ना। जितने भी 84 संगठन है सबका मालिक एक, सरसंघ चालक। तो जब ओनरशिप एक हो, जब मालिक एक हो, तो बाकी लोग अलग कैसे हो सकते हैं? इसलिए राजेश्वर सिंह की जिम्मेदारी भी किसी को लेनी होगी। लोहिया वाहिनी की अभद्रता की जिम्मेदारी असीम वकार के नेतृत्व को लेनी होगी, चाहे तो ना चाहे तो। ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी थोड़ी ना भाई लोहिया वाहिनी है हम क्या करें, नहीं। फ्रेंड्स ऑफ शिवपाल यादव एक नया संगठन चला है, असीम वकार की जानकारी में होगा। वो भी कहीं बवाल कर देगा तो शिवपाल जी तक सवाल जाएगा, तो मोदी जी तक क्यों नहीं जाए? मैं यही उहापोह में हूं कि 45 दिन में क्या देश की राजनीति में बदलाव आ गया कि साक्षी जी, साध्वी जी, बाबा, सन्यासी, संत सब उबल पड़े। उत्प्रेरक क्या है? कोई ऐसी घटना तो घटी नहीं। अचानक से सबकी नींद क्यों खुली जो लोकसभा चुनाव में नहीं खुली?
मूल सवाल ये है, इसकी ज्यादा जरूरत तो लोकसभा चुनाव में थी। बड़ा चुनाव लड़ रहे थे आप लोग, बड़ा स्टेक था, तब आप लोगों ने एजेंडा नहीं रखा, इसकी चर्चा भी नहीं की। नरेंद्र भाई फैजाबाद गए थे, उन्होंने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन दे रहा हूं विकास करूंगा, इतना बोले थे वो, इससे ज्यादा नहीं बोले। मंदिर बनाऊंगा कि मस्जिद बनाऊंगा कुछ नहीं, लेकिन गवर्नर आज बोल रहे हैं। भाई जरूरत क्या पड़ गई? जरूरत होती तो उस वक्त मोदी बोलते जाके फैजाबाद में। गवर्नर साहब को चुनाव लड़ना है क्या? उनको किसने उत्प्रेरित किया कि भाई तुम भी सिक्का उछाल दो बाजार में? यह बड़ा सवाल है। इन सवालों के लिए आज बहस लेके आया। मोदी जी को घेरा जा रहा हो परिवार के भीतर से या उनकी सहमति हो, ये मुद्दे जो तनाव पैदा करे, हितकर नहीं। मैं मोदी जी के उस एजेंडे के साथ हूं, रियल सेंस में वही काम होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। कहने भर के लिए नहीं, जमीन पर भी दिखना चाहिए कि सबका साथ आप लेने के लिए दिल बड़ा किया है। और जब तक ऐसे बवाली लोग रहेंगे, बवाल करते रहेंगे कि इसको पाकिस्तान भेजो, उसको पाकिस्तान से इधर लाओ, तब तक इस नारे पर भरोसा नहीं होगा कि सबका साथ। सबका साथ कहना अलग बात है, करना बहुत कठिन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव प्रताप शुक्ला जी आपका, अग्रवाल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। वे बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।